मंकी मैन के पहले ट्रेलर के बाद इसको काफी ज्यादा हाइप मिल चुकी थी। इंडिया में इसके ऊपर क्रिएटर वीडियो बनाए थे, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था, ऑडियंस इसको लेके एक्साइटेड थी कि किस तरह का एक्शन होने वाला, किस तरह की मूवी होने वाली, लोग इसको देखना चाह रहे थे। पहले 5 अप्रैल, फिर 26 अप्रैल, फिर ओवरऑल इसको बता दिया गया कि सीबीएसई ने इसको बैन कर दिया है और इंडिया में लीगली यहाँ पर अवेलेबल बिल्कुल नहीं होने वाली। हाँ, लेकिन कुछ तरीके थे जिसके कारण आप इसको देख सकते हो। इनलीगल नहीं, लीगल तरीके थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसको देख लिया है। उसके बावजूद जब मेरा देख लिया तो मेरे इसके ऊपर कुछ हार्ड ओपिनियन है। क्या इसका जो रिलीजन वाला एस्पेक्ट है उसकी जरूरत थी? ये जिस तरह से रिलीजन को प्रेजेंट करती है, क्या एक हिंदू फोबिक मूवी है? क्या ये इंडिया के कल्चर को गलत तरह से प्रेजेंट करती है? ये क्या वेस्टर्न तरीके से इंडिया को प्रेजेंट करती है? यहाँ पर इंडिया का सिर्फ स्लम को हाईलाइट किया जाता है। इंडिया को गलत तरह से प्रदर्शित करने में इस मूवी का सबसे बड़ा हाथ है। और क्या इससे हमको फर्क पड़ना चाहिए, इसके ऊपर सब बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, एक मूवी को जज करने का सबसे बड़ा और सबसे पहला पैमाना होना चाहिए था एंटरटेनमेंट। क्या आपको मजा आई? अगर मजा आई तो सब कुछ चलता है। अगर मैं ओवरऑल इस मूवी की बात करूं तो हाँ, मुझे मजा आया। पूरे 2-2.5 घंटे का रन टाइम जो था इसका, मैं कहीं नहीं इसके साथ इंगेज था। पूरी मूवी में मुझे ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा कि बोर हो रहा हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो उतनी मुझे पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन ओवरऑल मैं इंगेज था। पूरे 2 घंटे के रन टाइम के अंदर जो जो चीजें दिखाई जा रही थी वो मुझे एंटरटेनमेंट वैल्यू दे रही थी, भरपूर दे रही थी। तो दोस्तों, अगर मैं मंकी मैन के क्रिटिकल एनालिसिस की बात करूं तो सिनेमेटोग्राफी वाइज ये फिल्म काफी मेमोरेबल थी, जहां पर इसके कई सारे सीक्वेंस थे, कई सारे ऐसे सीन्स थे जो कि आपकी मेमोरी में स्थगित होने वाले। आप इसके किसी भी सीन को कहीं से भी पॉज करके देख लीजिए, एक आपको आइडेंटिटी मिलेगी कि हाँ भाई, ये सीन तो मंकी मैन का ही हो सकता है, ये सीन तो मंकी मैन के अंदर आपको देखने को मिला था। इस तरह की आइडेंटिटी इसकी कोरियोग्राफी के साथ कहीं ना इसकी सिनेमेटोग्राफी कैरी करती है अपने साथ। तो दोस्तों, ये कहीं ना वेस्टर्न फिल्म मेकर के द्वारा बनाई गई फिल्म है, जहां पर आपको जो बीजीएम भी उसी तरह का देखने को मिलता है। इसका बीजीएम ठीक ठाक तरह से वर्क कर जाता है। कई जगह हिंदी गानों का भी इस्तेमाल किया गया जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट बैठ जाते हैं और देखने में मजा आता है। कई सारी सीक्वेंस ऐसी आती है जहां पर बीजीएम ही इसको हेल्प आउट करता है एक मास लेवल पे, या कहीं ना एक आपको एंगेजमेंट देने में। उसके आगे अगर स्टोरी की बात करते हैं तो वहां पर मेरे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों, क्या इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है जो आपको याद रहेगी? नहीं, इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा बेसिक है, काफी ज्यादा कहीं इंडियन टाइप की स्टोरी। यहाँ पर आपको रिवेंज ड्रामा देखने को मिलता है। इसकी जो स्टोरी ऐसी बिल्कुल नहीं कि आप याद रख सको। इसके एक्शन, इसकी कोरियोग्राफी, इसकी एक्शन डिजाइनिंग के साथ इसकी सिनेमेटोग्राफी सब कुछ काफी ब्रिलियंट दिखती है, जहाँ पर आपको विजुअली कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन स्टोरी वाइज इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ कंपेलिंग खास मुझे नहीं लगा। इसके अंदर कई सारी अंडरलाइन थीम्स को यहाँ पर कैरी आउट करने की कोशिश की गई है, जो कि रिलीजन को लेकर थी, जो कि यहाँ पर सोशल इकोनॉमी को लेकर थी। जिस तरह से यहाँ पर गरीब अमीर की प्रतिष्ठा को दिखाया गया था वो भी मुझे उतना सूटेबल नहीं लगा। और ओवरऑल जो पूरी मूवी की फील एंड वाइब थी ना, वो उतनी सूटेबल मुझे नहीं लगी। जो स्टोरी थी, मैं आज से 1 हफ्ते बाद शायद भूल जाऊंगा, मुझे याद भी नहीं रहेगी। इसलिए स्टोरी वाइज ये मूवी मेरे लिए उतना से वर्क नहीं करती है। क्या ये हिंदू फोबिक मूवी है? क्या ये एंटी हिंदू फिल्म है? इसके ऊपर डिटेल में आगे बात करते हैं। तो अगर मैं 1 वर्ड में कहना चाहूँ तो हाँ, शायद से मूवी हिंदू फोबिक है। इसके जो मेन विलन है, जितने भी विलन है, आपको हिंदू आइडेंटिटी से एसोसिएट करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर उनके सर पे तिलक, वो पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। विलन का इंट्रो ही इस तरह से डिजाइन किया गया जहाँ पर वो पूजा कर रहा है, उसको एकदम जूम इन वाले शॉट्स के साथ दिखाया गया, जो कि आपको फोकस करने में मजबूर कर देते हैं। जो कि मुझे लगता है कि वहाँ पर उनके डिसीजंस और उनका इंटेंशन साफ दिखाते हैं कि वो किस तरह से इस रिलीजन वाले एंगल को दिखाना चाहते थे। जहाँ पर जो मेन विलन था वो तो हिंदू रिलीजन से एसोसिएट अपने को करता ही था, उसके साथ साथ जितने अदर कैरेक्टर्स भी थे वो अपने आप को कहीं इनडायरेक्टली उससे ही एसोसिएट करते हैं, जो कि आपको दिखाता है कि हाँ, शायद से मेकर्स के इंटेंशन कुछ उसी तरह के थे। लेकिन क्या ये चीज़ मुझे बॉदर की है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पूरी फिल्म देखते वक्त मैं इसकी स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व था। स्टोरी मुझे देखने में ठीक लग रही थी, जिसके कारण मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, लेकिन मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि इनके मेकर्स का इंटेंशन क्या दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस फिल्म को बैन कर देना सही था? मैं कहूँगा वो भी बिल्कुल सही नहीं था। जब तक आप कुछ गलत नहीं दिखाओगे तो पता कैसे चलेगा कि गलत है। हाँ, चलिए, इस मूवी के अंदर आपको विलेंस की साइड पे हिंदू फोबिक दिखाया गया है, जहाँ पर विलेंस पूरे ही हिंदू थे, जो कि गलत काम कर रहे थे, गरीबों को यहाँ पर कहीं नहीं प्रताड़ित कर रहे थे। जो भी अमीर थे, गरीब थे, उनको कहीं नहीं प्रताड़ित ही किया जा रहा था। जहाँ पर पूरी स्टोरी 1 डायमेंशनल चलती है, ना ही अमीर कैरेक्टर के अंदर कोई डायमेंशन थे, ना ही कोई गरीब कैरेक्टर के अंदर डायमेंशन थे। जो भी गरीब थे वो सारे सही है, जो भी अमीर है वो सारे गलत है। इस तरह की स्टोरी अपना नैरेटिव लेके चलती है, जो कि मुझे उतना सूटेबल नहीं लगा, क्योंकि सब कम्युनिटी में, सब तरह के लोगों में गलत और बुरा सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छाई भी होती है, जो कि फिल्म बिल्कुल भी दिखाने की कोशिश नहीं करती। जहां पर मुझे इस मूवी से सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई है। उसके आगे अगर बात करते हैं, क्या इससे हमको फर्क पड़ना चाहिए? क्या कोई सिनेमा, कोई मूवी, कोई वेब सीरीज हमारे कल्चर को गलत तरह से प्रेजेंट करती तो उससे हमारे बिलीफ सिस्टम को कोई भी हार्म, कोई भी हर्ट फीलिंग होना चाहिए?
मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। मेरा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि किसी भी तरह के इंडिविजुअल से, किसी के भी यहाँ पर कहीं नहीं परसेप्शन से मेरा बिलीफ सिस्टम नहीं हिलना चाहिए। कोई भी मूवी आ जाए, कोई भी सिनेमा आ जाए, कोई भी वेब सीरीज आ जाए, वो मेरे बिलीफ सिस्टम को हिला देना तो मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। जहाँ पर मैं मूवी की कोई गलती नहीं मानता हूँ, वो मेरी अपब्रिंगिंग की, मेरे डिसीजन मेकिंग की, मेरे माइंडसेट की गलती में मानता हूँ। तो क्या स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी मूवी जो कि इंडिया को एक कहीं ना कहीं स्लम वाले एरिया की तरह ही प्रेजेंट करती है, ये वाली मूवी जो कि इंडिया के स्लम को तो हाईलाइट करती है, उसके साथ साथ रिलीजन को भी थोड़ा सा गलत एंगल में दिखाने की कोशिश करती है, इस तरह की मूवी कभी मेरा परसेप्शन हिला सकती है या ऑडियंस का परसेप्शन हिला सकती है। हाँ, तो कुछ लोग हैं जिनके माइंड पे ये चीजें असर डाल सकती है, लेकिन मेरा यही कहना है कि जब भी आप ऐसी कोई मूवी देखें जो कि आपको लगता है कि आपके बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा भी चैलेंज कर रही है, तो जाइए वापस अपने रूट्स में जाइए, अपने बिलीफ सिस्टम को वापस से पढ़िए, जानिए, उसके बारे में और डीप अंडरस्टैंडिंग कीजिए, ताकि अगली बार जब भी आप ऐसा कुछ कंटेंट देखो तो उसकी हिम्मत ना हो और आपके बिलीफ सिस्टम के आसपास भी ना आ सके। तो मेरा तो यही मानना है कि आपका स्ट्रॉन्ग इतना होना चाहिए, आपका बिलीफ सिस्टम, कि किसी भी तरह की कोई भी चीज आपको आहत ना कर पाए। वो कोई भी कितना भी कुछ गलत दिखा ले, आपका बिलीफ सिस्टम आपके माइंड में हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको अंधभक्त नहीं होना है, लेकिन आपको हमेशा लॉजिकल रीजनिंग की तरफ ही जाना चाहिए। तो ओवरऑल मंकी मैन को लेकर मेरा ओपिनियन यही था कि स्टोरी वाइज से मेरे लिए कुछ भी वर्क नहीं करती, लेकिन अगर एक्शन कोरियोग्राफी की बात करते हो तो यहाँ पर आपको एक्शन कोरियोग्राफी के अंदर ज्यादातर आपको एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं, अपनी सराउंडिंग का इस्तेमाल ये टच करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर आपको फायर का एलिमेंट, जहाँ पर आपको कई सारे ऐसे एलिमेंट इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं जो कि रियलिस्टिक लगते हैं, अप्रोचेबल लगते हैं और कहीं ना कहीं कोरियोग्राफी को एक आइडेंटिटी देते हैं। तो ओवरऑल एक्शन के मामले में, कोरियोग्राफी के मामले में, सिनेमेटोग्राफी के मामले में और स्पेशली कलर ग्रेडिंग के मामले में ये स्टोरी काफी अच्छे से मेरे लिए वर्क करती है, लेकिन स्टोरी टेलिंग के मामले में मेरे लिए उतनी फीकी ही साबित होती है। ओवरऑल यही था मेरा ओपिनियन मंकी मैन के ऊपर। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, बाय।